एक 22 साल की लड़की आना सोरोकिन, देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आंखों में आशाएं और उमंग के साथ अपने काम के तलाश में वो निकल पड़ती है और सौभाग्य से उसे एक बड़े से फैशन मैगजीन जिसका नाम है पर्पल, वहाँ पर काम मिल जाता है। जीवन बेहतर होने लगता है। इसी बीच वो कई अमीर लोगों के साथ उठने बैठने लगती है। धीरे धीरे उसका दिल परिवर्तन होने लगता है। उसे लगता है कि वो भी इन अमीरों की तरह ही बनना चाहती है, मगर उसकी हालत और उसकी भावनाएं वास्तविकता से काफ़ी दूर थी और इसीलिए उसने एक ऐसा कदम लिया जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। उसने अपना नाम बदला। रखा हुआ नाम था एना डेल्वी। उसने अपने आप को बताया कि मैं जर्मनी के बहुत ही अमीर घर की वारिस हूँ। मेरे परिवार के पास $60 मिलियन की संपत्ति है। जब वो एक अमीर लोग से मिलती तो वो दूसरे अमीर लोग की नाम लेकर अपने आप को उसके साथ संबंधित कर देती। ऐसा करके वो लोगों से ये जताना चाहती थी कि मेरा अमीरों के साथ उठना बैठना है। जितने आसानी से मैं आप सबको इस लड़की के बारे में बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं था लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मगर ये लड़की अपने बातों में इतनी शातिर थी कि वो देखते ही देखते लोगों को आकर्षित कर देती थी और लोग ना चाहते हुए भी इसके बातों पर फंस जाते थे और बड़ी ही आसानी से वो उन लोगों से अपना संबंध बना लेती थी। समय के साथ साथ उसका विश्वास और उसकी झूठ बोलने की कला काफ़ी ज़्यादा शातिर होने लगी थी। आपको लगता होगा कि अमीर आदमी अपने विचारों और अपने भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा कुशल होता है। उन्हें बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात होती है, मगर यकीन मानिए, अगर आपका बोलने का ढंग और हाव भाव बहुत ही तीव्र है और अपने बुद्धिमत्ता पर आपको नाज है, तो बड़े से बड़े महारथी भी आपके बुद्धिमत्ता के सामने फिसल सकते हैं। ये कहानी भी हमें उस दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करती है जिससे हम हमेशा नकारते हैं। हमें लगता है कि एक बुद्धिमान आदमी कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकता, मगर यकीन मानिए, आप उसकी बुद्धिमत्ता की कुशलता को जानकर उसे भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये लड़की भी ऐसी ही थी। ये लड़की ना केवल अमीरों को बल्कि बैंक्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल्स इत्यादि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेती थी। सूत्रों के अनुसार 2013 से 2017 के बीच में इस लड़की के पास $2 लाख की संपत्ति हो चुकी थी। मगर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और यही होता है इस लड़की के साथ भी। 2017 में इस लड़की ने एक प्लान बनाया कि वो अपने दोस्त रेचल विलियम के साथ मोरक्को घूमने जाएगी। रेचल विलियम एक मॉडल थी और एक अमीर घर की लड़की भी थी। One, she was very consistent in her storytelling. She told the same people the same things about her background so that whatever you didn't hear from her, you would hear from other people, and it was a house of cards. Also, this is a young woman who was fooling hedge funds and banks, places that have checks in place to prevent fraud, and she still got away with it. ये दोनों पहुंचते हैं मोरक्को, काफ़ी मज़े करते हैं, मगर सारा का सारा बिल रेचल विलियम भरती है। एना कहती है कि मेरे बैंक का बैलेंस शायद कुछ समय के लिए ग्लिच कर रहा है, तो क्यों ना तुम सारे के सारे पेमेंट को दे दो। वापस जब मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊंगी तो मैं तुम्हें सारा पैसा वापस कर दूंगी। रेचल मान जाती है, मगर कई महीने बीतने के बाद भी एना रेचल के पैसे वापस नहीं करती। रेचल ने मोरक्को पर लगभग $62,000 का खर्चा किया था। जब खर्च किया हुआ रकम रेचल को वापस नहीं मिल रहा था तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव टीम को लगाया एना के पीछे, और जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो और भी मुद्दे खुलने लगे थे। रेचल धीरे धीरे सभी लोगों से मिलने लगी जिन लोगों को एना ने धोखा दिया था, और देखते ही देखते 2019 में रेचल ने एना के ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया। इसके साथ ही साथ कई सारे अमीर लोग भी, रेस्टोरेंट ओनर और होटल वाले ने भी एना के ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया, और अंत में ट्रायल में एना दोषी पाई गई। एना ने अमीरों को और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को मैनिपुलेट करने की टेक्निक सीख ली थी। जब भी कोई उससे पैसे की बात करता वो उल्टा भड़क जाती। वो कहती, मैं इतने अमीर घर की लड़की
तुम्हारे छोटे से पैसे को क्या खा लूंगी। लोग समझ जाते कि नहीं, अमीर है तो वापस तो दे ही देगी पैसे, और ऐसे ही करके उसने ना जाने कितने पैसे ऐंठ लिए थे। इस तरीके के मैनिपुलेशन को कहते हैं फ्यूचर फेकिंग, जहाँ पर कोई एक इंसान एक तरीके का फ्यूचर दिखाकर सबसे पहले वो लोगों का ट्रस्ट जीतता है। फिर ट्रस्ट जीतने के बाद वो धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाता है और फिर वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है। निकोलो मैकियावेली, जिसे मैं बहुत बड़ा थिंकर मानता हूँ, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू आर। यानी लोग वही देखना पसंद करते हैं जो वो देखना चाहते हैं, वो नहीं जो वास्तविकता में आप है। शब्द विचारों के श्रृंखला में एक उत्तम सूची माना जाता है। इसी शब्दों के खेल को समझकर कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं। वे ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसे ऐसे शब्द खोजते हैं और उनका स्वरूप उलट पुलट कर हमें बताते हैं, जिससे हमें लगता है कि वे कितने बड़े ज्ञानी हैं। वे अपने बातों को इस तरह रखते हैं जैसे लगता है कि वे उन विषयों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कभी कभार बुद्धिजीवी लोग भी इस तरीके के मैनिपुलेशन को करते हैं। डॉक्टर्स कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी बीमारियां आपके सामने रख देते हैं जिसका वास्तविकता पर कोई रूप मौजूद नहीं होता, या कुछ ऐसे फ्रॉड लोग जो अपने आप को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बहुत ही बड़े कलाकार मानते हैं, वे हमारे सामने ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं जिससे हमें लगता है अरे वाह, ये तो कुछ नया है। और ऐसा करके वे हमें साइकोलॉजिकली और इमोशनली मैनिपुलेट करने लगते हैं। इस तरीके के मैनिपुलेशन को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति हमारे इमोशन और साइकोलॉजी को लेकर खेलते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैंने बहुत खोजा कि ऐसा क्या है जो प्रकृति में नहीं और मनुष्य में है। फिर मुझे भाषा मिली, वही भाषा जो फूलों के पास नहीं थी, जो नदियों के पास नहीं थी, जो जंगलों के पास नहीं थी, और शायद इसी कारण वे अपने पक्ष में कभी बोल नहीं सकी। मनुष्य ने पहले पेड़ों को लकड़ी कहा, नदियों को संसाधन, पहाड़ों को खनिज और जंगलों को भूमि। नाम बदलते ही हत्या आसान हो गई, क्योंकि हम किसी वृक्ष को नहीं काटते, हम लकड़ी काटते हैं। हम किसी नदी को नहीं मारते, हम परियोजना बनाते हैं। हम किसी पहाड़ को नहीं तोड़ते, हम विकास करते हैं। भाषा मनुष्य की सबसे सुंदर आविष्कार हो सकती थी, लेकिन जब उसने प्रकृति को संसाधनों में बदलना शुरू किया, तब वही भाषा प्रकृति के विरुद्ध रचा गया। एक चक्रव्यूह बन गई, एक ऐसा चक्रव्यूह जो मनुष्य ने बनाया। अगर वो टूटा नहीं तो उसमें अंत सबसे पहले मनुष्य का होगा, प्रकृति का नहीं। भाषा में रचा गया शब्द, मसलन के तौर पर देशद्रोह, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग। अगर इसी शब्द का अर्थ अनर्थ कर दे तो देश के विरुद्ध बात करने वाले लोग देशद्रोही नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ बात करने वाले लोग देशद्रोही कहलाए जाएंगे। गुस्ताव ले बॉन, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने एक बार कहा था, द मासेस हैव नेवर थ्रस्टेड आफ्टर ट्रूथ, दे टर्न असाइड फ्रॉम एविडेंस दैट इज नॉट टू देयर टेस्ट, प्रिफरिंग टू डिफाई एरर इफ एरर सेड्यूस देम। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको लगता है कि ये एक सही आदमी है, इसने इतने बड़े मुद्दे को हमारे सामने रखा, हम मान लेते हैं कि वो आदमी हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं वही आदमी जिस प्रोडक्ट का क्रिटिसाइज कर रहा था, अब उसी टाइप का प्रोडक्ट स्वयं लॉन्च कर रहा है। या फिर वही इन्फ्लुएंसर जिस आदमी का क्रिटिसाइज कर रहा था, अब वही इन्फ्लुएंसर उसी टाइप का कंटेंट अपलोड कर रहा है जिस टाइप का कंटेंट वो आदमी अपलोड कर रहा था। इसे मार्केटिंग कहा जाता है। मार्केटिंग टर्म में इसका नाम दिया गया है क्रिएट द प्रॉब्लम सेल द सॉल्यूशन, मगर ये भी एक तरीके का मैनिपुलेटिंग मार्केटिंग सिस्टम है। इस तरीके के टेक्निक को फेयर मॉन्गरिंग कहते हैं, जहां एक इन्फ्लुएंसर आपको डराता है, आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा करके रख देता है जिससे आपको लगता है कि सचमुच में
कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रहा है। आप दूसरी इन्फ्लुएंसर की बात सुनना बंद कर देते हैं और इसी बीच जिस इन्फ्लुएंसर की आप परवाह करते हैं वही इन्फ्लुएंसर देखते ही देखते ये कहने लगता है कि वो तो खराब माल है, इसलिए हम आपको इससे बचाने के लिए अपना एक नया माल यानी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो देखते ही देखते इस डर का इस्तेमाल करके अपने व्यूअरशिप को आकर्षित करें। थियोडोर एडोर्नो, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, वे अपने कथनों में लिखते हैं, विज्ञापनों का प्रचुर मात्रा में हमारे दिमाग में आना हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों को बदलने लगती है। वे कहते हैं, मान लीजिए कि आप काले हैं, तो अगर एडवर्टाइजमेंट आपको ये दर्शाता है कि काले होना एक गलती है, काला रंग एक इन्फीरियर रूप को दर्शाती है, और अगर आपको गोरा होना है तो ये प्रोडक्ट आपको गोरा बना सकती है, तो आपके मस्तिष्क में एक न एक समय बाद ये ज़रूर बैठ जाएगी कि काला होना एक श्राप है और गोरा होना एक आशीर्वाद। थियोडोर एडोर्नो हमें आगे समझाते हैं, शराबों के एडवर्टाइजमेंट में हमें ये कितने अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि आपको अगर मज़ा करना है, आपका जीवन नीरस है, तो शराब से बेहतर कुछ भी नहीं। देखते ही देखते आपके सामने शराबों के गुणों को इस तरीके से रखा जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि शराब से बेहतर और कुछ नहीं। मगर हम और आप ये बखूबी जानते हैं कि शराब पीना कितना बुरा गुण होता है। हिंदुस्तान में गुटखा नामक पदार्थ लाखों लोग खाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स इसका प्रचार करते हैं। हमें लगता है कि वाकई में ये कोई गलत बात नहीं है। हालांकि सरकार को भी पता है, इसीलिए सरकार ने भी गुटखे के पैकेट में इट कॉजेस कैंसर लिख रखा है। मगर इसके बावजूद भी हमारे मस्तिष्क में इस कदर ये हावी हो चुका है कि हम ये सब देखने के बावजूद भी इसे मानते नहीं हैं। सोरेन किरकेगार्ड, एक डैनिश फिलोसोफर, अपने बातों में कहते हैं, देयर आर टू वेज टू बी फूल्ड, वन इज टू बिलीव व्हाट इजंट ट्रू, द अदर इज टू रिफ्यूज टू बिलीव व्हाट इज ट्रू। आपने कभी कभार ये भी देखा होगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बॉस आपको एक टारगेट देता है। आपको लगता है जैसे ही मैं उस टारगेट को कंप्लीट कर लूँगा मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाएगा। आप निरंतर कोशिश करते रहते हैं और अल्टीमेटली आप उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं। मगर फिर आपको पता चलता है कि गोल तो वो था ही नहीं, आपके बॉस ने उस गोल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब आपका टारगेट उससे भी अधिक है। आप फिर से निरंतर कोशिश करते हैं और जैसे तैसे आप उस गोल तक पहुंच जाते हैं। मगर आपको फिर पता चलता है कि आपके बॉस ने अपना टारगेट फिर से चेंज कर दिया है। इस तरीके के मैनिपुलेशन को चेंजिंग द गोल पोस्ट कहा जाता है, जहां पर एक व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है आपके कमियों को गिनाकर, और जैसे ही आप अपने प्रयासों से उस गोल तक पहुंचते हैं आपको फिर पता चलता है कि आपका टारगेट चेंज हो चुका है। आपका समाज, आपके अपने भी इस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आपने 10 क्लास पास किया तो आपको कहा गया कि बस 12 पास करना है और फिर मज़े ही मज़े। आपने 12 पास किया, फिर आपको कहा जाता है कि आपको कॉलेज भी करना है। आपने कॉलेज पास किया तो आपसे कहा जाता है कि नौकरी करना है। नौकरी भी कर डाली तो आपसे कहा जाता है कि पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा हायर गोल रखिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपका टारगेट धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और बाई चांस आपकी नौकरी आपके हाथों से चली गई तो आपका परिवार, आपके अपने आपको समझेंगे भी नहीं। आप जैसे खाना खाने के लिए बैठेंगे आपके अपने ताना मार कर आपसे कहेंगे, कैसे खा सकता है तू इतने आसानी से, जाके पहले कुछ काम ढूंढ, पैसे कमा के ला। आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको झूठा दिलासा दिलाएंगे। आप धीरे धीरे अपने आप पर शक करने लगेंगे। मगर जैसे ही आपको फिर से नौकरी मिल जाएगी, आपके पास फिर से पैसे आने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा आपसे फिर से प्यार करने लगे हैं। अब आप अपने ऊपर शक करेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा परिवर्तन पैसे को लेकर कैसे बन सकता है। मगर यही सच्चाई है। ऐसे हजारों सच्चाई हमारे सामने रखे गए हैं, ऐसे हजारों मैनिपुलेशन हमारे सामने रखे गए हैं। कई लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और कई लोग इनके शिकार बन जाते हैं।
इसीलिए तो रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक पावर द 48 लॉस में कहते हैं, मैनिपुलेशन इज द डिसिप्शन। इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस डिसिप्शन, देन conceal your intentions, keep people off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions.